आज से हम इंडियन पॉलिटी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इंडियन पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वही हमारे संविधान जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन पॉलिटी का। पहले तो ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में संविधान के अंतर्गत ही आयोग आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ें ये कवर करेंगे जो कि हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके सिलेबस के हिसाब से होगी। और ये क्लासेस किन किन एग्ज़ाम्स के लिए होंगी, तो ये हर उस एग्ज़ाम के लिए होंगी जिनमें इंडियन पॉलिटी सिलेबस के अंदर आती है। और फिर भी अगर आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो RAS, SI, उसके बाद अपना सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में अगर पॉलिटी सिलेबस में है तो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर आता है उसमें, उसके बाद अदर जो एग्ज़ाम है जैसे अपना शायद रीट में भी इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, और भी ETC जो एग्ज़ाम अपने होते हैं उनमें हम इंडियन पॉलिटी उनके लिए पढ़ेंगे। तो इंडियन पॉलिटी सबसे पहले हम पढ़ने के लिए हमें देखना होगा कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं। तो इन्हीं बेसिक्स को जानने के लिए हम पहली क्लास में इसकी शब्दावली पर चर्चा करेंगे। शब्दावली में जैसे कुछ शब्द हैं जो पॉलिटी में हर जगह आते हैं और उनका मतलब हमें पता नहीं होता, या हम सोचते हैं कि यार इसका मतलब क्या होगा, तो उन्हीं के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है विधि। विधि माने लो। अब लो या कानून या विधि क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। तो जो विधि होती है, हमारा जो सामाजिक वातावरण है, इसमें मनुष्य होता है। जो मनुष्य होता है उसके जो कार्य होते हैं, जैसे मनुष्य कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे तो है नहीं कि मनुष्य को सारी छूट होती है। तो उन्हीं कार्यों के लिए, कार्यों को करने के लिए, उनको संचालित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो मनुष्य के द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो इन्हीं के ऊपर कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो उन्हीं नियमों को हम क्या बोलते हैं, विधि कहते हैं। अगर हम परिभाषा देखना चाहें तो वे नियम जिनके द्वारा मनुष्य के कार्य संचालित किए जाते हैं या उनको नियमित किया जाता है, इनका रेगुलेशन किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम विधि कहते हैं। ये बात हो गई विधि की। अब विधि के बाद में हमारे एक टर्म आती है विधेयक। क्या होता है? दूसरी टर्म आती है विधेयक। तो विधेयक क्या होता है, हम सब जानते हैं हमारे जो शासन व्यवस्था है उसमें संसद होती है, जो हमारे कहाँ होती है, केंद्र में। और अगर वही हम राज्य की बात करें तो राज्य में होती है विधान मंडल। ये हम सब जानते हैं, संसद और विधान मंडल, केंद्र में संसद और राज्य में विधान मंडल। अब विधेयक क्या होता है, जो संसद या विधान मंडल होता है उसमें कोई कानून पेश किया जाता है। कोई कानून या विधि कहाँ पेश की जाएगी, संसद या विधान मंडल में। अब जब ये पेश की जाएगी तो एक दस्तावेज के रूप में पेश की जाएगी, तो इसी दस्तावेज को हम क्या बोलेंगे, विधेयक बोलेंगे। अगर इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहें तो संसद या विधान मंडल में जो प्रस्तावित, मतलब जो प्रस्ताव रखा जाता है किसी कानून या विधि का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विधेयक कहते हैं। ये चीज़ क्लियर। जैसे कोई भी एक्ट आया, जैसे हम किसी भी अधिनियम की बात कर लेते हैं, जैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम है। तो सबसे पहले ये संसद में गया, तो जब ये संसद में जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे,
विधेयक। अब जैसे ही संसद ने बहुमत के साथ इस विधेयक को पारित कर दिया, विधेयक जब पारित हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिनियम, या इसको एक्ट भी कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं अधिनियम की। तो अधिनियम क्या होता है? संसद या विधानमंडल इसके द्वारा जो पारित विधि होती है, मतलब अगर किसी कानून को जो संसद है वो स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिनियम बोलते हैं। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहली, विधि वो एक कानून होता है जिसके द्वारा मनुष्य के कार्य संचालित किए जाते हैं या मनुष्यों पे कोई रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। जैसे हमारा ट्रैफिक के कुछ रूल्स हैं तो उनके लिए कानून बनाया गया है। आईपीसी जो उसकी धाराएं हैं वो भी एक कानून के अंदर आती है। इसके द्वारा जो मनुष्य होते हैं उनके कार्य संचालित किया जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो विधि होती है वो इस बात पर बल देती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये होती है विधि। अब विधि जब संसद में गई तो इसे हम क्या बोलेंगे? विधेयक। जब इस पर संसद में चर्चा हो रही है तो उस टाइम उसको विधेयक कहेंगे। अब इसके बाद में जब ये विधेयक पारित हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा और ये लागू हो जाएगा। तो 3 चीज़ें क्लियर की अपने। विधि क्या होती है, विधेयक क्या होता है और एक्ट क्या होता है या अधिनियम क्या होता है। फिर एक थिंकर हुए थे या एक राजनीतिज्ञ हुए थे, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। अगर इसे हिंदी में बात करना चाहे तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कानूनों की आत्मा। तो उसमें उन्होंने जो सरकार है, अब सरकार क्या होती है? जैसे ये समाज या ये कोई भूभाग है जिसमें कोई जनसंख्या निवास करती है। अब अगर इस जनसंख्या में सबको स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो ये अपने हिसाब से काम करेंगे। कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, तो इसमें कुछ ना तो कोई रेगुलेशन होगा, तो उसमें क्या होगी? अराजकता। अराजकता उत्पन्न होगी। अब अराजकता उत्पन्न होगी तो इसको नियंत्रित करने के लिए किसका गठन किया जाता है? सरकार का। सरकार का कार्य क्या होता है? इनका नियमन करना या रेगुलेशन करना और इनके हितों को सुनिश्चित करना और इनके अधिकार जो हैं उनकी रक्षा करना और इनके लिए योजनाएं बनाना। ये किसका काम होता है? बेसिकली सरकार का काम होता है। तो जो मॉन्टेस्क्यू है उन्होंने अपनी पुस्तक जो थी स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें जो सरकार होती है तो सरकार के उन्होंने 3 अंग बताए। सरकार के 3 अंग। अब जो 3 अंग बताए तो इसे किस सिद्धांत के अंतर्गत बताया? तो ये एक सिद्धांत था शक्ति का पृथक्करण, मतलब डिवाइडेशन ऑफ पावर्स, कि पावर्स जो सरकार में जो पावर होगी वो कैसे विभाजित होगी। तो उसके लिए उसकी 3 बॉडीज़ बताई कि ये 3 बॉडी होगी तो ये अपनी पावर्स का यूज़ करेगी। तो वो 3 बॉडीज़ कौन कौन सी है? पहले आती है विधायिका, दूसरी आती है कार्यपालिका और तीसरी आती है न्यायपालिका। अब हमारे मन में सवाल आएगा कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। तो इन्हीं में हमने सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है कि हम कार्यपालिका को विधायिका की परिभाषा में रख देते हैं, विधायिका को कार्यपालिका की परिभाषा में रख देते हैं। तो इसका बेसिक ये है, जो विधायिका है उसका काम होता है कोई भी कानून या विधि का निर्माण करना,
जैसे अभी मैंने बताया कोई भी विधि होगी वो कहाँ जाएगी, संसद में जाएगी। तो संसद को ही अगर एक तरीके से हम बोले संसद क्या है, विधायिका। तो विधि का निर्माण हो गया। अब अगर कोई विधि है उसमें अगर जनता को लगता है या फिर संसद को लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, तो ये संशोधन भी कौन करेगा, विधायिका। तो विधि में संशोधन। और तीसरा आता है अगर कोई विधि उससे अगर आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस विधि को हटाना। तो हटाया भी किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा उसको हटाया जाएगा। अब विधायिका में क्या होता है, कानून बनते हैं। कानून बनने के बाद अब उन कानूनों को जनता तक कौन पहुंचाएगा, या कोई योजना है या कोई नीति है उनको जनता तक पहुंचाएगा कौन, तो वो कार्य कौन होता है, कार्यपालिका। तो विधायिका को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, और जो कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लेजिस्लेचर, उसमें लॉ का फॉर्मेशन होगा, वो बनेगा कानून या कोई योजना है या कोई भी संविधान में कोई संशोधन करना है, तो वो सारे काम विधायिका में होंगे। और फिर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो उनको क्या करेगी, लागू करेगी। तो विधि बन गई तो विधि को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। इसके साथ साथ कार्यपालिका जनता के लिए नीतियाँ भी बना सकती है कि इस नीति से जनता को हम ये फ़ायदा देंगे या जनता तक ये चीज़ें हम पहुंचाएंगे, ये अधिकार जनता के सुनिश्चित करेंगे। तो अगर कोई नीति बना रहे हैं तो वो नीति कौन बनाएगा, कार्यपालिका। और नीति का क्रियान्वयन, मतलब उसको लागू कौन करेगा, वो भी कार्यपालिका करेगी। तो विधि और नीति को लागू करने का काम किसका हुआ, कार्यपालिका। और न्यायपालिका का क्या करेगी, जो नीति बनाई गई है या जो विधि बनाई गई है उसकी जांच करने का कार्य किसका है, न्यायपालिका का। अब न्यायपालिका क्या जांच करेगी, तो न्यायपालिका जांच करेगी कि जो विधि या नीति बनाई गई है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, क्या इससे किसी के मूल अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के जो न्यायपालिका है वो इनकी निगरानी करती है। मतलब एक तरह से कहते हैं तो इनकी पर्यवेक्षक होती है न्यायपालिका। तो विधि बनाएगा कौन, विधायिका। विधि को लागू कौन करेगा या क्रियान्वयन कौन करेगा, कार्यपालिका। और इसकी जांच कौन करेगा, तो जांच करेगी न्यायपालिका। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अपन दोबारा से इनको अलग अलग पढ़ते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका क्या होती है, या कौन कौन विधायिका होती है, कौन से सदन विधायिका में आते हैं, कौन सा सदन उसमें आएगा कार्यपालिका में। तो हम बात करते हैं विधायिका की। तो विधायिका में संसद और दूसरी तरफ अपने आता है विधान मंडल। संसद में कौन आएगा, लोकसभा, प्लस फिर आती है राज्यसभा, और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनसे मिलकर क्या बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और वहीं अगर राज्यों में देखें तो विधानसभा, उसके साथ बाद में विधान परिषद, उसके बाद में जो राज्यपाल होते हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विधान मंडल का। तो जैसे कि राज्यों में विधानसभा होती है वैसे ही केंद्र में हमारी लोकसभा होती है। जैसे राज्यों में विधान परिषद होती है वैसे ही संसद में राज्यसभा होती है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में हम बेसिकली सब जानते हैं, बाकी हम आगे और इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में आती है कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है हमारी, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका
जिसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। अब मंत्रिपरिषद के बारे में हम सब जानते हैं कि जो सांसद चुन के जाते हैं या जो विधायक चुन के जाते हैं, उनके द्वारा एक वो बनाई जाती है, कैबिनेट बनाया जाता है। कैबिनेट में मंत्री होते हैं, मंत्रियों के अलग अलग विभाग होते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद आती है या जो मंत्रिमंडल आता है, वो क्या होता है? अस्थायी कार्यपालिका, क्योंकि इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। फिर उसके बाद में स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? जो नौकरशाही होते हैं। अब बात आएगी कि नौकरशाही क्या होते हैं। तो जो केंद्र सेवा के सदस्य होते हैं, जैसे IAS अधिकारी होते हैं, और राज्यों में जो RAS अधिकारी होते हैं, ये किस में अपनी भूमिका निभाते हैं? नौकरशाही में। जैसे हम सचिवालय व्यवस्था भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक मंत्रालय होता है, मंत्रालय में सचिव होते हैं जो कि सरकार के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो वो किसकी भूमिका निभाते हैं? स्थायी कार्यपालिका की, क्योंकि मंत्री चेंज हो जाते हैं लेकिन ये चेंज नहीं होते। इनका एक जो रिटायरमेंट होता है तभी ये चेंज होते हैं, या फिर इनका ट्रांसफ़र होता है। जबकि जो मंत्री होते हैं उनका एक बार कार्यकाल ख़त्म हुआ तो फिर वो दोबारा या तो चुन के आ जाते हैं, दोबारा चुन के नहीं आते तो उनकी जगह कोई और आ जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, विधि पढ़ ली, अधिनियम पढ़ लिया, विधेयक पढ़ लिया, उसके बारे में स्पिरिट ऑफ लॉज, सरकार के 3 अंग जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैंने अभी राज्य की बात की, तो राज्य होता क्या है? तो राज्य के बारे में अगर किसी ने बताया है, तो जो हम पढ़ते हैं, हम राजनीतिक विज्ञान जो पढ़ते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, द पॉलिटिक्स। तो इस पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राज्य के बारे में बताया कि एक्चुअल में राज्य होता क्या है। जैसे अपन सुनते हैं कि राजस्थान एक राज्य है, या मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु जो राज्य हैं, तो अगर हम संविधान के हिसाब से देखते हैं तो ये राज्य नहीं होते हैं। तो राज्य होता क्या है? तो राज्य जो पॉलिटिक्स में बताया गया है, तो उसके 4 अंग बताए गए। अब 4 अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये मान लेते हैं ये कोई जनसंख्या है, इसे हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या। अब कोई भी जनसंख्या कहीं पे निवास करेगी तो एक भूभाग होगा या कोई एरिया होगा, वहीं निवास करेगी। ऐसे तो है नहीं कि आज मैं हवा में या आज मैं आसमान में। तो जनसंख्या बेसिकली एक भूभाग पे रहेगी, और वो भूभाग क्या होगा? निश्चित होगा। तो पहला पॉइंट अपन क्या देखा? जनसंख्या होगी, एक भूभाग होगा, निश्चित भूभाग होगा। अगर निश्चित नहीं है तो उसकी सीमाएं नहीं है, और सीमाएं नहीं तो राज्य नहीं होगा। तो निश्चित भूभाग, जनसंख्या। अब जनसंख्या होगी तो वहाँ जनसंख्या पे नियंत्रण के लिए कोई साधन होगा, तो वह साधन कौन होगा? सरकार होगी। अब सरकार भी है, निश्चित भूभाग भी है और जनसंख्या भी है, तो क्या हम इसे राज्य बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसमें एक चीज़ की और कमी है, वो क्या है? संप्रभु। अब बात आती है संप्रभु क्या होता है। तो अगर ये जो सरकार है ये अपने निर्णय लेने में स्वायत्त है, स्वायत्त बोल दें या स्वतंत्र बोल दें। अगर कोई सरकार किसी निश्चित भूभाग में, अगर कोई जनसंख्या है उस पर कोई सरकार है, अगर वो अपने निर्णय खुद लेती है, मतलब अपने निर्णय किसी और पे डिपेंड नहीं है या किसी से पूछ के ये काम नहीं करती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संप्रभु सरकार। तो अगर ये 4 जो चीज़ें हैं वो किसी भूभाग में हैं, तो हम उससे, मतलब भूभाग तो एक चीज़ हो गया, 3 चीज़ें और एक्स्ट्रा अगर किसी भूभाग पे है तो उसे हम क्या बोलेंगे? राज्य।
तो राज्य के अंग क्या देखें, एक तो निश्चित भूभाग होगा, सेकंड वहाँ कोई जनसंख्या निवास करेगी, तीसरा वहाँ कोई सरकार होगी, और चौथा आता है वो जो सरकार होगी वो क्या होगी, संप्रभु होगी, मतलब अपने निर्णय लेने में स्वायत्त होगी, किसी से पूछ के निर्णय नहीं लेगी, वह खुद ही निर्णय लेगी। तो यहाँ तक समझ में आया कि राज्य क्या होता है। उसके बाद में हम सब नाम सुनते हैं लोकतंत्र क्या होता है। यहाँ सरकार तो हो गई, तो क्या ये सरकार राजतंत्र हो सकती है? बिल्कुल राजतंत्र हो सकती है, क्योंकि वो भी एक रेगुलेशन करते हैं अपनी जनता का। क्या ये लोकतंत्र हो सकती है? बिल्कुल ये लोकतंत्र भी हो सकती है। अब राजतंत्र हम सब जानते हैं कि राजाओं का तंत्र होता है, जिसमें राजाओं का शासन होता है, उनमें जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं वही शासन करते हैं। तो ये हम राजतंत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है लोकतंत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? अगर सामान्य हम जो परिभाषा है वो देखना चाहें तो जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन क्या होता है? लोकतंत्र होता है। अब जनता का मतलब, जो लोकतंत्र में जो भी शासन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से उस शासन की जो बागडोर होती है वो जनता के हाथ में होती है। जनता चाहे तो उस शासन को गिरा सकती है, जनता चाहे तो उस शासन को बना सकती है। और जनता के लिए जो सरकार होगी लोकतंत्र में, वो किसके लिए काम करेगी? जनता के लिए। तो जनता का और जनता के लिए, और जनता के द्वारा जो शासन या सरकार चुनी जाएगी वो जनता के द्वारा लोकतंत्र में चुनी जाएगी। तो ये हमने लोकतंत्र की परिभाषा देख ली। उसके बाद में जो लोकतंत्र है वो क्या है? जनता के प्रतिनिधियों का शासन है, क्योंकि जनता जिन्हें चुनेगी वही जाके सरकार बनाएंगे। और ये जो शासन है वो जनता की सहमति पर आधारित है। अगर जनता वोट ही नहीं करे तो उनकी सहमति, मतलब उनकी सहमति नहीं है। जैसे अभी नोटा का ऑप्शन आया है, तो जनता सारे ही वोट नोटा पे दे, तो इसका मतलब सरकार बनाने के लिए या जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें जनता की सहमति नहीं है। तो अगर जनता की सहमति होगी तभी वो सरकार बनेगी। तो लोकतंत्र को हम कह सकते हैं कि ये जनता की सहमति पर आधारित शासन है। तो लोकतंत्र के बारे में भी हमने देख लिया, जो बेसिक चीज़ें हैं पॉलिटी की, तो ये हम धीरे धीरे देख रहे हैं। उसके बाद में जो पॉलिटी होती है उसमें एक सबसे जो सुंदर नाम है, या फिर जिस पे हम देखते हैं कि पॉलिटी आधारित होती है, हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान। संविधान को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये होता क्या है? अब जैसे कोई भी एक सोसाइटी या समाज है, अब इस समाज को सबसे पहली भोजन की ज़रूरत होगी। उसके बाद में भोजन मिल गया तो इनको निवास भी चाहिए कि कहीं तो ये रहेगी, तो भोजन और निवास ये इनकी बेसिक ज़रूरत होगी। तीसरा, इनको सुरक्षा की भी ज़रूरत होगी। सुरक्षा के साथ अब इनको ऐसा वातावरण भी चाहिए जो इनको समानता प्रदान करे। तो समाज के लिए बेसिक नीड्स होती है कि भोजन उनको प्राप्त हो, उनको निवास मिले, उनको सुरक्षा मिले और उनको समानता के अधिकार मिले। तो इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली बनाई जाती है। तो इसके लिए हम एक तंत्र बनाएंगे या प्रणाली बनाएंगे, एक सिस्टम होगा। जो सिस्टम होगा उसमें क्या होगा कि जो एक प्रतिनिधि होगा, या तो एक प्रतिनिधि होगा या प्रतिनिधियों का समूह होगा। अगर बेसिक बात करना चाहिए तो कोई घर होता है, घर में जो
सबसे बड़े सदस्य होते हैं उनको हम परिवार का मुखिया बोलते हैं। तो वो सबको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, निवास भी प्रदान करते हैं, भोजन भी प्रदान करते हैं और समानता का जो वातावरण है वो भी प्रदान करते हैं। तो वो प्रतिनिधि हो गए। अगर प्रतिनिधियों के समूह की बात करें तो घर में जो भी बड़े हैं, जैसे दादाजी पिताजी जो भी होते हैं, इनका एक समूह होता है। ये बैठ कर निर्णय लेते हैं कि घर के जो सदस्य हैं उनके लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं, तो इसके बारे में वो निर्णय लेते हैं। तो इन प्रतिनिधियों का जो समूह होता है या प्रतिनिधि होते हैं, उनको कुछ पावर्स होती है, शक्तियाँ। अब अगर इनको पावर्स मिलेगी तो ऐसे तो है नहीं कि इनको अनलिमिटेड पावर्स दे दी जाएगी। तो इन पावर्स पे कुछ लिमिट्स होगी। अब इन लिमिट्स पे लिमिट होगी और लिमिट को लागू करने के लिए कुछ रूल बनाए जाएंगे या कुछ नियम बनाए जाएंगे। तो ये जो शक्तियाँ हैं, लिमिट्स हैं और जो रूल्स हैं, अगर इनको एक दस्तावेज में हम डाल दें तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम परिभाषा देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं उन नियमों या उपनियमों का संयोजन जो समाज को संचालित करता है, वह उसका नियमन करता है। तो इस संयोजन को हम क्या बोलेंगे, यह संयोजन क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। वही बात है कि जो संविधान होगा उसमें संविधान के द्वारा एक सरकार की व्यवस्था की जाएगी। जो हमने अभी पढ़ा, जो प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों का जो समूह होगा उसे क्या बोलेंगे, हम सरकार बोलेंगे। तो इनके कुछ नियम होंगे, इनके कुछ सिद्धांत होंगे और इनको कुछ शक्तियाँ मिलेगी। अब ये शक्तियों को किसके द्वारा चलाएंगे, तो वही जो 3 अंगों की हमने बात की थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। तो संविधान क्या होता है कि सरकार पे जो नियम, सिद्धांत या शक्तियां हैं उनको विधायिका के द्वारा कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कार्यपालिका उसमें क्या भूमिका निभाएगी और न्यायपालिका उसमें क्या भूमिका निभाएगी, तो इसका वो उल्लेख किया जाता है। तो यही क्या होता है, संविधान होता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि संविधान किस प्रकार बटा होता है। तो ये क्या है, ये हम मान लेते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या होता है, इसके भाग होते हैं। जैसे किसी बुक में चैप्टर होते हैं, वैसे ही संविधान में भाग होते हैं और उन भागों में अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। और अनुच्छेद में क्या होगा, अनुच्छेद का जो छोटा भाग होगा उसे हम बोलते हैं परंतुक या क्लॉज। और अगर अनुच्छेद परंतुक की जो क्लॉज है उसका भी कोई छोटा भाग होता है तो हम उसे बोलते हैं उप परंतुक, मतलब सब क्लॉज। अगर एग्जांपल लेना चाहें, कोई आर्टिकल है, जैसे मैं 21 मान लेता हूँ, ये क्या है, आर्टिकल। अगर मैं ऐसे बोल दूँ 21A है तो ये भी क्या है, आर्टिकल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 21(1) या 21A या 21(क), तो ये क्या होगा, ये उसका परंतुक होगा या क्लोज होगा। अब अगर इसके बाद में अगर इसका भी मैं छोटा भाग करता हूँ तो 21(1) का ऐसे लिख दिया मैंने क, या 21(1) का ए, तो ये क्या हो गई, उपपरंतुक।
अगर सरल भाषा में देखना चाहें तो ये परिवार का बड़ा सदस्य है। अगर किसी परिवार को हमको जानना है, अगर संविधान को जानना है, तो सबसे पहले हम उसके भाग देखेंगे। तो हम सबसे पहले बड़ों से मिलेंगे। बड़ों से मिलने के बाद में उसकी और जानकारियाँ चाहिए, तो बड़ों से तो हमको मिलेगी नहीं, तो हमें जाना पड़ेगा उनसे छोटों के पास। तो वो क्या होगी? अनुच्छेद। अब अनुच्छेद में भी उस परिवार की और क्या क्या जानकारी है, अगर उनको और डीपली जानना है तो उसके लिए परंतुक होते हैं। अगर फिर उसके बाद में भी अगर कुछ और चीज़ें भी बची होती है तो वो किन में होती है? वो उपपरंतुक या सब क्लॉज में होती है। तो कोई भी संविधान होता है, जैसे हमारे संविधान की बात करें तो उसमें भाग है, फिर भाग के बाद में वो अनुच्छेदों में बटा हुआ है, अनुच्छेद परंतुक में बटे हुए हैं, और कई जगह जो परंतुक है वह उपपरंतुक या सब क्लॉज में बटे हुए हैं। तो ये हमने संविधान की बात कर ली। अब हम नोट्स देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, तो उनको एक सिस्टमेटिक वे से देख लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि विधि क्या होती है। तो ऐसे नियम या उपनियम जिनके द्वारा मनुष्य के कार्य संचालित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विधि। उसके बाद में विधेयक क्या होता है? तो संसद या विधानमंडल में प्रस्तावित जो विधि होती है उसे हम विधेयक या बिल कहते हैं। फिर आता है अधिनियम। तो संसद या विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक होता है वो अधिनियम कहलाता है। फिर बात आती है कि मॉन्टेस्क्यू जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 आवश्यक अंग बताएं जिसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये 3 अंग कौन कौन से हैं सरकार के? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना, विधि में संशोधन करना और विधि को हटाना। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? विधि का क्रियान्वयन या उसे लागू करना, नीति निर्माण करना और नीति का क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का जो काम होता है वो क्या होता है? उसकी जांच करना। विधायिका क्या क्या होती है? केंद्र में संसद होती है और राज्य में विधानमंडल। संसद में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कार्यपालिका उसमें एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? नौकरशाही। और जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो क्या होती है? मंत्रिपरिषद। उसके बाद हम देखते हैं राज्य क्या होता है। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी, अरस्तु ने जो अपनी पुस्तक थी द पॉलिटिक्स में राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए। पहला, कोई निश्चित भूभाग होगा या जनसंख्या होगी, जनसंख्या। फिर उसके बाद में सरकार होगी, और सरकार क्या होगी? संप्रभु। तो यहाँ ये क्या है? एक जनसंख्या है, एक निश्चित भूभाग हो गया, यहाँ इन पर एक सरकार होगी जो इनको निर्देश दे रही है, और ये सरकार क्या है? संप्रभु की जो ये निर्देश दे रही है वो किसी के दबाव में नहीं है, इसके स्वयं के द्वारा दिए जा रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लोकतंत्र की। तो ये जनता है, तो जनता के द्वारा ये शासन यहाँ किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जनता के द्वारा। और शासन किसके लिए है? ये जनता के लिए। उसके बाद में ये जो शासन चुना जा रहा है ये किसके जो द्वारा चुना जा रहा है? जनता के द्वारा चुना जा रहा है, वोट्स के द्वारा। और फिर अगर हम देखते हैं तो जो लोकतंत्र है वो जनता के प्रतिनिधियों का शासन है, और ऐसा शासन जो जनता की सहमति पर आधारित हो वह क्या है? लोकतंत्र। उसके बाद में हम संविधान की बात करते हैं। तो संविधान की परिभाषा अगर हम देखें तो उन नियमों का संयोजन जिनके माध्यम से किसी समूह या समाज को संचालित किया जाता है या उसका नियमन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? संविधान। या फिर अगर दूसरी भाषा में देखना चाहें, हम दूसरी परिभाषा देखना चाहें, तो जो संविधान होता है वो विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यों का उल्लेख है तथा उन पर प्रतिबंध भी आरोपित है। फिर बात आती है जो संविधान है वह जनता से और जनता का सरकार से संबंध तय करता है। संविधान के द्वारा जो जनता में समन्वय होता है, समानता की बात की जाती है, उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। तो इसमें ये क्या करता है? इसमें ये जनता का जनता से और जनता का सरकार से, कि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाएगी और सरकार जनता के लिए किस प्रकार काम करेगी, तो इसका संबंध कौन तय करता है? संविधान तय करता है। और फिर बात आती है जो संविधान होता है उसके द्वारा जो पावर्स होती है वो सीमित की जाती है, उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं,
और विभाजित यानी डिवाइड की जाती है कि शक्तियाँ जो सरकार को कैसे मिलेगी। तो इसका जो डिसाइडेशन है या जो डिसाइड करती है वो संविधान होता है, एक दस्तावेज, वो इनको डिसाइड करता है कि किस प्रकार सरकार होगी, क्या उनमें पावर्स होगी, कितनी पावर्स उनमें होगी और उन पर क्या क्या प्रतिबंध होंगे और वो किन किन के पास होगी। तो ये संविधान में किया जाता है। उसके बाद में जो संविधान होता है, संविधान 3 प्रकार का होता है। पहला लिखित, ये अलिखित भी हो सकता है या ये परंपराओं के अनुसार भी चल सकता है। संविधान बेसिकली कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो किसी जगह पे परंपराओं के अनुसार भी चलाए जा सकते हैं, कहीं पे अलिखित भी हो सकते हैं कि जो डिसाइड किए जाएं वही उनका संविधान होगा, और कुछ लिखित भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा जो भारत का संविधान है वो कैसा है, लिखित या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। जो आगे हम पढ़ेंगे, जो संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे कल।